चलो आज का अपना पहला टॉपिक है मीटर ब्रिज, या इसी को हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। और इसके बारे में मैंने कुछ कहानी लिखा है यहाँ पे कि ये जो मीटर ब्रिज का हम लोग यूज करते हैं कि यूज फॉर मेजरिंग एन अननोन रेसिस्टेंस। हमको अगर किसी रेसिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं है और हमको उसका वैल्यू पता करना है तो इस मीटर ब्रिज का हम लोग यूज करके फाइंड कर सकते हैं, जो लैब में करते हैं हम लोग। तो अगर तुम लोग कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे स्कूल वगैरह में, लैब में, तो वहाँ पे ये मीटर ब्रिज होता है। तो इसका यूज हम करते हैं अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए। प्लस इसका हम लोग यूज कर सकते हैं दो रेजिस्टेंस के वैल्यू को कंपेयर करने के लिए भी। तो इसका सेकेंड यूज वही होता है कि दो रेजिस्टेंस को आप कंपेयर कर सकते हो या एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, सबको आइडिया उसका है। ये उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखो तो मैंने यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन भी लिया है। सबको यहाँ पे जो दिख रहा है सामने वो होता है एक, तुमको यहाँ पे दिख रहा है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज। एक्चुअल में तो इसमें तुम्हारा एक वुडन बोर्ड होता है बहुत बड़ा सा, उसमें ये सब तुम्हारा होता है कनेक्शंस। मैं एक बार जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है उसको एक बार रीड करता हूँ कि अ मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर एसी। सबको एक वायर एसी दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे ये वायर एसी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये गया है। एसी एक यूनिफॉर्म वायर एसी है। यूनिफॉर्म वायर का मतलब ये हुआ कि उस पूरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, हर जगह उसका थिकनेस यूनिफॉर्म है। ये इसका इंपॉर्टेंट कहानी है। तो अ मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर एसी यूजुअली मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो आपका वायर है वो कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन का बना होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है, तो आसपास का टेम्परेचर चेंज करने से आपका इस वायर का रेसिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। इसलिए मैंने हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं। और इसका लेंथ यूजुअली होता है 1 मीटर। मैंने इसका लिखा लिखा है कि लेंथ ऑफ वायर एसी इज यूजुअली 1 मीटर। बाकी आपका जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आप वो लेना, कुछ मेंशन नहीं किया तो हम लोग 1 मीटर मानते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज स्ट्रेच्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। ये एक वुडन बोर्ड होता है, उस पर सब मेरा वायर स्ट्रेच रहता है बिटवीन टू कॉपर स्ट्रिप। जो मेरा वायर था एसी वो एक वुडन बोर्ड पे स्ट्रेच किया रहता है, और उस वुडन बोर्ड पे दो कॉपर का स्ट्रिप, देखो यहाँ पे आपको दो कॉपर का स्ट्रिप दिख रहा है ना, तो उस वुडन जो आपका वुडन बोर्ड था उसमें दो कॉपर के स्ट्रिप फिक्स होते हैं और उनमें मेरा वायर उनके बीच में कनेक्टेड होता है, ठीक है। ओके, उसके अलावा उसके बाद हम कर रहे हैं रीड। अ मीटर स्केल इज फिटेड ऑन द बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये जो आपको लेंथ है ना, मतलब ये जो आपको वायर दिख रहा है एसी, इसके पैरेलली एक हम लोग स्केल, मीटर स्केल लगा के रखते हैं जहाँ से हम लोग लेंथ को मेजर कर पाएँ। तो इसके जस्ट नीचे, यहाँ जस्ट नीचे आपको एक दिखेगा स्केल, मीटर स्केल रहता है, उस पर स्केलिंग किया रहता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा एक स्केल रहता है, ओके। तो इस वायर के लेंथ के पैरेलल एक मीटर स्केल रहता है। और एक और कॉपर स्ट्रिप है, देखिए एक और ये आपका यहाँ पे बीच में दिख रहा है कॉपर स्ट्रिप, जो कि दो गैप क्रिएट करता है। ये जो बीच वाला कॉपर स्ट्रिप है ये इसमें दो गैप क्रिएट करता है, और इस दो गैप में हम लोग का दो रेसिस्टेंस रहता है। ये जो आपका आर है रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू हमको पता रहता है, इसका वैल्यू हमको नोन रहता है। ये हम लोग रेसिस्टेंस बॉक्स से लेते हैं। रेसिस्टेंस बॉक्स भी एक आपका होता है कि आपको जो वैल्यू चाहिए रेसिस्टेंस का फॉर एक्सपेरिमेंट आप वैसा वैल्यू ले सकते हो, तो आपको लैब में दिखेगा। और ये जो एस है ये मेरा रहता है अननोन, तो एस का वैल्यू हमको फाइंड करना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मेरा बीच वाला कॉपर स्ट्रिप था जो कि तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, उससे एक होता है अटैच गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि वो करेंट करता है मेजर, उसमें करेंट आने के बाद उसमें डिफ्लेक्शन होता है। और इस कॉपर स्ट्रिप से हमने एक जोड़ा था गैल्वेनोमीटर, जो कि सबको जी से दिख रहा होगा। और उसमें एक जॉकी होता है, देखिए ये हम लोग बोलते हैं जॉकी। ये एक नाइफ एज की तरह होता है, इसको आप वायर पे स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम वायर पे स्लाइड करते हैं। और साथ में एक मेरा सोर्स बैटरी भी रहता है जो कि इसमें करंट सप्लाई करता है, और एक की रहता है, की तुम्हारा स्विच की तरह काम करता है। तो सिंपल सी कहानी ये है कि आर का वैल्यू हमको नोन रहता है जो कि हम लोग रेसिस्टेंस बॉक्स से लेते हैं, और एस का वैल्यू अननोन है जो कि हमको इस एक्सपेरिमेंट से फाइंड करना होता है। अब देखो नेक्स्ट कहानी, ये तो हुआ इसका कंस्ट्रक्शन।
ये हुआ इसका कंस्ट्रक्शन, और हमको काम क्या करना है वो हमको समझ में आ गया कि हमको एस का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो तो हम लोग कैसे एस का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आपको समझना होगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं बस एक बार आपको रीड कर देता हूँ क्या होता है, कैसे काम करता है। जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होगा मैं बस वही लिखूंगा। तो वर्किंग कुछ ऐसा है कि क्लोज द की के, जो सबको यहाँ पे की दिख रहा है, आप इसको क्लोज करो तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और ये की क्लोज करने के बाद आपको टेक सम सुटेबल वैल्यू ऑफ आर, ये जो आर हमको नोन रेसिस्टेंस है उसका मेरे को कुछ सुटेबल वैल्यू लेना है। सुटेबल वैल्यू कितना लेना है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, और किस रेंज में हमको लेना चाहिए सुटेबल वैल्यू। तो आर हमको कुछ नोन वैल्यू रहेगा जो हम लोग रेसिस्टेंस बॉक्स से लेंगे। तो क्लोज द की के एंड टेक सम सुटेबल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर फ्रॉम द रेसिस्टेंस बॉक्स, फुल स्टॉप। नाउ मूव द जॉकी, जो आपको जॉकी ये आपको दिख रहा था, मैं इसको जे से भी ऐसे लिख सकता हूँ, जे इज द जॉकी ऑफ गैल्वेनोमीटर। वो आपको नाइफ एज की तरह दिखता है, आप उसको स्लाइड कर सकते हो। नाउ मूव द जॉकी जेंटली ऑन वायर एसी, आपको उस जॉकी को वायर एसी पे स्लाइड करना है, और आपको वो पॉइंट खोजना है या आपको वो पोजीशन ऑफ जॉकी खोजना है जब उस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। जब आप उस वायर एसी पे उस जॉकी को स्लाइड करोगे तो आपको वहाँ पे दिखता है कि उस गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब उससे कुछ करंट पास कर रहा था। लेकिन आपको वो पॉइंट खोजना है जहाँ पे उस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। और आपको अगर थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो वेटस्टोन ब्रिज का, तो वहाँ पे हमने ऐसा कुछ सीखा था कि अगर ऐसा मान लीजिए कि ऐसा 4 रेसिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक मैं आर ही लिखा हूँ जो मेरे को पता है, और एक मैं लिखा हूँ यहाँ पे एस जो मेरा अननोन है, और बाकी जो ये दो नीचे वाला है आपका, ये आप इसको R1 और R2 मान लो। तो ये R1 और R2 जो मेरा रेसिस्टेंस बनेगा वो उस वायर AC को डिवाइड करने के बाद दो बनता है रेसिस्टेंस। और बीच में जो मेरा है यहाँ पे देखो ये मेरा है गैल्वेनोमीटर, तो आप तुम इसको ऐसे समझो। तो हमको वो पॉइंट खोजना है जहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, मतलब कि हम बोल सकते हैं उसमें मेरा क्या था, उसमें मेरा ब्रिज बैलेंस हो गया। तो जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब कि बीच वाले पार्ट में कोई करंट नहीं आ रहा था, तो हम बोलते थे कि ब्रिज मेरा बैलेंस होता था, सबको ये पता है। तो जब ब्रिज बैलेंस होगा तो उसका मेरे को कंडीशन नहीं पता है कि R/R1 शुड बी इक्वल टू S/R2। अब मेन अपना प्रिंसिपल यही है, तो इस प्रिंसिपल को ही लेके हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो ये तो हुआ आपका वर्किंग कि आपको खोजना है कि नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। ऐसा पॉइंट उस वायर AC पे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, तो उसको हम लोग नल पॉइंट भी बोलते हैं। तो आपको सिंपली नल पॉइंट खोजना है, और जो मैंने डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है उसके हिसाब से मेरे को इस एंड ए से एल लेंथ पे, इस एंड ए से एल लेंथ पे इस पॉइंट बी पे हमको नल पॉइंट मिला है, देखो सबको। तो अगर ए बी का लेंथ हो जाएगा एल, और पूरा जो मेरा वायर AC था उसका मैंने लेंथ माना था 1 मीटर, या फिर आप इसको 100 सेंटीमीटर मान सकते हो। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, तो मतलब कि मेरा जो AB का लेंथ था वो है L सेंटीमीटर, तो ये जो BC का लेंथ होगा वो आपका होगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो हमको बस यहाँ से लेंथ करना है मेजर, हमको लेंथ मिल जाएगा, वहाँ पे नीचे आपका मीटर स्केल रहता है, तो लेंथ हमको मिल जाएगा। अब देखिए कि लेंथ से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे रेसिस्टेंस। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, मैंने पहले बात कहा था कि ये जो वायर AC है वो होता है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, वो होता है फॉर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मतलब कि हम लोग यहाँ से अब लिखते हैं कैलकुलेशन, वर्किंग हो गया। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एस। तो उसके लिए हम मान के चले हैं कि मेरा जो वायर AC था वो AC था यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, या आप उसको बोल सकते हो यूनिफॉर्म थिकनेस का। पूरे वायर AC का एरिया हर जगह सेम है, थिकनेस हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर अ वायर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ बाई एरिया, ये सबको पता है। अब देखो तो उस पूरे वायर AC के लिए एरिया यूनिफॉर्म है, हमने बोला थिकनेस उसका यूनिफॉर्म है, और वो एक ही मटेरियल से बना हुआ है, तो उसका रो भी रहेगा सेम। तब पूरे वायर के लिए रो और A आपका सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि इस वायर के किसी पोर्शन का, इस वायर के किसी पोर्शन का, मतलब ये जो आपका पूरा वायर AC था, आप उस वायर को अगर दो पार्ट में करते हो डिवाइड, तो एक पोर्शन का जो रेसिस्टेंस होगा वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि पूरे वायर के लिए आपका रो और A कांस्टेंट है, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो हम इसी पे काम करेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L। ओके, अब देखिए ध्यान से। तो हमने यहाँ से देखा है कि लेंथ ऑफ पोर्शन AB इज L, एंड लेंथ ऑफ
पोर्शन BC इज 100 माइनस एल। ये मैंने एल लिया है सेंटीमीटर में, तो मेरा 100 माइनस एल आ गया है BC का लेंथ सेंटीमीटर। ओके, अब चलिए मानते हैं कि लेट द रेसिस्टेंस ऑफ वायर बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। देखिए ये जो मेरा था ना जॉकी, उसने वायर को दो पार्ट में किया है डिवाइड, एक पार्ट ए बी और एक पार्ट BC। अब हमको यही ए बी पार्ट का फाइंड करना है रेसिस्टेंस, तो उसको आप मान लो यहाँ पे जो R1 था वो हो जाएगा, और BC पार्ट का जो होगा वो आपका हो जाएगा R2। ठीक है, या आप या उस R1 और R2 को आप कुछ और भी नाम आप दे सकते हो, कोई उसमें कष्ट की बात नहीं है। तो हमने माना कि लेट द रेसिस्टेंस ऑफ वायर बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इज, हमने चलो मान लिया R1 इज R1, एंड रेसिस्टेंस ऑफ वायर बिटवीन B एंड C इज R2। अब देखो तो हमने जस्ट सीखा अभी कि ये इसके किसी भी एक पोर्शन का जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो हम बोल सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू उसका लेंथ L। सिमिलरली R2 बराबर समथिंग कांस्टेंट इनटू उसका लेंथ, तो 100 माइनस एल। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमने अभी देखा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब जो आपका यहाँ पे जो कांस्टेंट K है ना, ये कांस्टेंट K मेरा शो कर रहा था रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का कितना रेसिस्टेंस होगा, तो वो पूरे वायर के लिए आपका कांस्टेंट आने वाला है, क्योंकि हमने चेक किया था कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब देखो हमको R1 और R2 का वैल्यू मिल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ वेटस्टोन ब्रिज, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ वेटस्टोन ब्रिज, तो ये ब्रिज मेरा बैलेंस हो गया था, तभी वो जो बीच में गैल्वेनोमीटर था उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया था। तो हम क्या लिखेंगे, देखो R/R1, मान लो कि इसका था रेसिस्टेंस R1, तो R/R1 मस्ट बी इक्वल टू S/R2। ये सबको पता है कि ये होता है बैलेंसिंग का मेरा कंडीशन। तो हम लिखेंगे R/R1 इज इक्वल टू S/R2। अब देखो R तो हमको पता ही रहता है, और R1 हमने अभी जस्ट फाइंड किया है K इंटू एल, और S हमको फाइंड ही करना था, और R2 हम लिखेंगे K इंटू 100 माइनस एल। तो देखो K से K आपका हो जाएगा कैंसल आउट, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि R/L इज इक्वल टू S/100 माइनस एल, और R/S बराबर L/100 माइनस एल। दिस इज द कंडीशन, या यहाँ से हमको ये मिलता है इंफॉर्मेशन। सब लोग एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे R, S और L क्या है, देखो ध्यान से। मतलब हम सिंपल सी कह सकते हैं, देखो यहाँ से कि लेफ्ट साइड का रेसिस्टेंस बाई लेफ्ट साइड का लेंथ मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड का रेसिस्टेंस बाई राइट साइड का लेंथ। तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो कि R/L मस्ट बी इक्वल टू S/100 माइनस एल। तो बस आपको क्या करना होता है कि एक्सपेरिमेंट से हमको नल पॉइंट फाइंड करना होता है कि नल पॉइंट जो हमको A से कितना डिस्टेंस में मिला है, और उसके लिए आपको नीचे मीटर स्केल दिया रहता है। ये बहुत ही सिंपल होता है आपका एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये सब लोग याद रखना कि R/S बराबर L/100 माइनस एल। या देखो यहाँ पे हमने लेंथ लिया था 100 सेंटीमीटर, अगर बाकी क्वेश्चन में जो हमको दिया रहेगा हम लोग वो लेंथ लेंगे। तो सिंपल से आप ये बोल सकते हो कि लेफ्ट साइड का रेसिस्टेंस बाई लेफ्ट साइड का लेंथ इज इक्वल टू राइट साइड का रेसिस्टेंस बाई राइट साइड का लेंथ। अब हमको राइट साइड वाला जो था रेसिस्टेंस उसका वैल्यू हमको फाइंड करना था, तो हमको फाइंड करना था वैल्यू ऑफ एस। तो बोलो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से वैल्यू ऑफ एस हो जाएगा R इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। तो देखिए यहाँ से हम लोग अननोन जो था रेसिस्टेंस उसका वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो बस हमको एल खाली फाइंड कर लेना हो, खाली हमको लेंथ फाइंड कर लेना होता है। तो यहाँ से हमको मिल गया अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू। तो इसका जो एक यूज था वो हमने सीख लिया, और जो उसका दूसरा यूज था ना कंपेयर करने का, वो देखो तो तुमको यहीं से मिल जाएगा कि R/S बराबर L/100 माइनस एल। मतलब कि जो दो हमने रेसिस्टेंस लिए थे उनका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है L/100 माइनस एल के बराबर। तो आपको अगर लेंथ पता है तो 100 माइनस एल पता चल जाएगा, तो फिर उनका लेंथ का रेशियो क्या आ रहा है, तो जो उनके लेंथ का रेशियो आएगा वही उन दो रेसिस्टेंस का भी रेशियो आएगा। तो कौन ज़्यादा है कौन कम है आप बता सकते हो, सिंपल सी कहानी है। तो यही तुम्हारा हो गया मीटर ब्रिज।
तुम्हारा सिंपल सा कहानी है, वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ व्हेटस्टोन ब्रिज पे, बैलेंसिंग व्हेटस्टोन ब्रिज। इसमें किसी कोई कष्ट, जल्दी से बोलो, कोई कष्ट किसी को? जहाँ भी हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो मेरा कोई भी एक्सपेरिमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इसका सिंपल सी कहानी ये है कि जो मेरा यहाँ से अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा वो भी मेरा पूरा का पूरा कम्प्लीटली सही नहीं आता है, उसमें कुछ होते हैं एरर। तो चलो वही अब करते हैं चर्चा कि एयर एंड देयर रिमूवल, कि हम लोग को कैसे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ताकि मेरे वैल्यू में कम से कम एरर आ सके। और कुछ ऐसे होते हैं आपके एरर जिनको आप खुद से कर सकते हो मिनिमाइज। तो एरर एंड देयर रिमूवल, तो इस पे लगभग हाफ पेज का कहानी है, तो मैं तो उतना लिख नहीं पाऊंगा, तो उसका नोट्स मैं यहाँ पे लाता हूँ सामने, फिर मैं तुमको समझा दूंगा। तो सब लोग इसको देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है जो भी इसमें आ सकता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर या कारण। तो सबसे पहले जो हमने लिखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स, एक मिनट थोड़ा ज़्यादा डार्क, अब ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स फिटेड एट द एंड्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। मतलब हम लोग जब भी सब कैलकुलेशन करते हैं तो हमने तुमको कहा था ना कि जो मेरा वायर एसी होता है वो 2 कॉपर स्ट्रिप में फिक्स होता है। तो हम लोग ये जब कैलकुलेशंस करते हैं तो उस कॉपर स्ट्रिप का भी कुछ ना कुछ होता है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, भले वो कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन कुछ तो होता है ना। तो हम लोग इससे जो अपना एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लोग उसको नहीं लेते हैं। तो ये अपना एक थोड़ा सा हो गया दुविधा, ये हमारे लिए एक हो गया कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आने वाला है उसमें कुछ एरर हो सकता है। तो ये हुआ पहला एरर, तो इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि मेरे को कॉपर स्ट्रिप तो फिक्स करना ही पड़ेगा। और हम लोग कॉपर का स्ट्रिप इसलिए फिक्स करते हैं ताकि उसका कम से कम हो सके आपका रेसिस्टेंस, कॉपर का जो होता है रेसिस्टेंस वो काफ़ी कम होता है। ओके, और देखिए नेक्स्ट जो हमने इसमें लिया है एरर, नेक्स्ट जो आपका है एरर कि हो सकता है कि मेरा जो वायर का एंड हो, जो वायर का एंड ए और सी था, जहां से वायर स्टार्ट किया था, हो सकता है कि वायर का एंड मीटर स्केल के एग्जैक्ट 0 से स्टार्ट ना हुआ हो। ये भी आपका हो सकता है कि आपका जो वायर का एंड था या जो मेरा वायर का स्टार्टिंग पॉइंट था वो मीटर स्केल के 0 से कोइंसाइड ना करे। तो उस केस में आपको जो लेंथ मिलेगा हो सकता है कि उसमें कुछ आपका गड़बड़ी हो जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपका एरर हो सकता है। तो इसी चलते हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो बार बार हम लोग एक ही एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार करते हैं, 3-4 बार करते हैं, और फिर जो उसका एवरेज वैल्यू आता है हम लोग उसको लेते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि भाई ये मेरा वैल्यू लगता है कि सही है, या ये जो मेरा एवरेज वैल्यू आया है वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब होगा। वो 100% सही है, हम लोग उसको बोल ही नहीं सकते कि वो 100% सही है, लेकिन एवरेज लेने के बाद वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब होता है। तो इसलिए तुम लोग अगर कभी कुछ किया होगा ना ऐसा एक्सपेरिमेंट, तो हम लोग बार बार एक ही चीज़ को 3-4 बार करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि जो एरर था उसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो एक आपका ये आ सकता है एरर, तो सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। सेकेंड पॉइंट में हमने वही लिखा है। थर्ड जो आपका होता है, जैसे देखिए कि हमने तुमको कहा था कि हम लोग एक जो वैल्यू चुनते हैं नॉन रेसिस्टेंस, जो कि आर था मेरा, जिसको मैंने आर माना था, जो कि लेफ्ट साइड में था। तो हमने कहा था कि वी टेक सुटेबल वैल्यू ऑफ नॉन रेसिस्टेंस। एक्चुअल में हम चाहते क्या है ना कि मेरा जो नल पॉइंट है ना, जो मेरा नल पॉइंट है वो एकदम वायर के बीच में है, मतलब कि 50 सेंटीमीटर के आसपास के कहीं है। उससे फायदा ये होता है कि आपका जो रेसिस्टेंस के वैल्यू में आता है एरर वो होता है मिनिमाइज। अगर आपका नल पॉइंट मिड पॉइंट पे आता है, वायर के मिड पॉइंट के करीब, अब जो मेरा एग्जैक्ट तो वहाँ लेना पॉसिबल नहीं है मिड पॉइंट पे, तो हम लोग ऐसा चुनते हैं वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ताकि मेरा नल पॉइंट मिड पॉइंट के आसपास आ सके। तो इससे आपका एरर में कम आता है, कम एरर होता है। तो इसको सब लोग याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, वो जो आपका वायर एसी था, हम लोग चाहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक एक साथ करंट हम लोग फ्लो नहीं कराएं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर किसी रेसिस्टेंस में करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट होता है, प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने से उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और टेम्परेचर राइज करने से आपका जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर जाता है। तो हम चाहते नहीं कि मेरा जो वायर एसी था उसका मेरा रेसिस्टेंस का वैल्यू पूरे एक्सपेरिमेंट में चेंज करे, क्योंकि फिर मेरा जो उसके बाद जो रीडिंग था वो मेरा गलती आने लगेगा। तो इसीलिए करेंट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपको फ्लो नहीं करवाना चाहिए। और हमने भले ही कहा था कि हम लोग जो वायर लेते हैं वो लेते हैं कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज करने से आर का वैल्यू चेंज नहीं करता है, तो वो तो हमारे लिए फायदा की बात है। लेकिन हो सकता है ना कि बहुत कम ही चेंज कर जाए, तो अगर बहुत कम भी चेंज किया हो तो मेरा थोड़ा सा जो
एक एक्सपेरिमेंट था, उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये तुम्हारा एक हो गया। उसके बाद हम लोग जो जॉकी स्लाइड करते हैं, जो वायर एसी पे जॉकी जो था, तो उसको हम लोग एकदम स्मूथली करते हैं स्लाइड, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर काफ़ी रफली स्लाइड कराओ तो उधर वो स्लाइड करके फ्रिक्शन के चलते कहीं कहीं पे आपका वायर हो सकता है कि ठीक हो जाए, कहीं ठीक रह जाए, या कहीं पे घिस घिस के वो थीन हो जाए, तो फिर उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा, तो फिर जो मेरा वैल्यू आएगा वो भी आपका गलती हो सकता है। तो ये सब लोग इसको ध्यान रखना, ये तुम्हारा बोर्ड्स के लिए है, ये ऐसा कुछ है तुम्हारा, हम लोग को ख्याल में सब रखना चाहिए। और जो तुम्हारा कंपटीशन के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मिनिमम एरर जो मेरा नल पॉइंट है वो कहाँ आना चाहिए, तो मिड पॉइंट के आसपास, तो वो तुम्हारा होगा आंसर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन वो बन सकता है, ये सब तुम लोग याद रखना। ये क्वेश्चन है, तुम लोग इसको ट्राई करो, फिर मैं और भी क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन द सर्किट शोन लेंथ ऑफ वायर ए बी इज 400 सेंटीमीटर, तो हमको लेंथ दिया है 400 सेंटीमीटर, तो हम लोग वही लेंथ लेके काम करेंगे। फुल स्टॉप। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो अच्छी बात है। तो अगर मान लीजिए कि ए से जे का लेंथ है x, तो ये आपका हो जाएगा 400 माइनस एक्स। और ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है ये शो कर रहा है नल डिफ्लेक्शन, मतलब कि मेरा ब्रिज बैलेंस था, तो ब्रिज बैलेंस है। तो हमने जो सीखा था वही कि लेफ्ट साइड का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड का लेंथ x इज इक्वल टू राइट साइड का रेसिस्टेंस बाई राइट साइड का लेंथ। हाँ, तो बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो 4 टू या 8, 3 में गया, तो 800 माइनस 2x इक्वल टू 3x, 5x इक्वल टू 800, तो x इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। अब सेकेंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, बहुत ही आसान। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x आपका है रेसिस्टेंस। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो फिर से वही कहानी, लेफ्ट साइड का रेसिस्टेंस बाई लेफ्ट साइड का लेंथ इक्वल टू राइट साइड का रेसिस्टेंस बाई राइट साइड का लेंथ। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 4 ओम। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स करो यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू अननोन था रेसिस्टेंस आपका हो जाएगा 4 ओम, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब बहुत खुश होता अगर मान लो कि इसमें अगर क्वेश्चन सेट करने वाला थोड़ा और खुश होता, तो आपसे इसमें और पूछता कि फाइंड द करेंट इन रेसिस्टेंस एक्स। आपसे करेंट भी पूछ सकता था, तो उस करेंट के लिए पहले तो हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता, तो हमने फाइंड कर लिया है। अब देखो, तो अब जो मेरा सर्किट बनता, चूंकि मेरा सर्किट बैलेंस था, तो यहाँ पे आपका बनेगा 4 ओम, यहाँ पे आपका बनेगा 6 ओम, और ये जो अच्छा ये जो आपका नीचे वाला, अच्छा 1 मिनट, हाँ यहाँ पे करंट हमसे नहीं पूछ सकता है एक्चुअल में, क्यों? क्योंकि हमको जो नीचे वाला वायर है ना उसका एग्जैक्ट रेसिस्टेंस हमको नहीं पता है। ठीक है, तो इस केस में आपसे करंट नहीं पूछेगा, छोड़ दो इसको। अगर नीचे वाले वायर का मेरे को रेसिस्टेंस पता होता तब करंट पूछ सकता था, तो यहाँ करंट नहीं पूछ सकता है वो। तो बाकी जो अपना वैल्यू था एक्स का वो ऐसे मिल जाएगा। देखते हैं और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको ये नीचे वाले वायर का रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे करंट पूछ सकता है, तो वही मैं बोल रहा था वहाँ पे। सब लोग एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, तुम लोग इसको सुनो पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, तो उतना लिखना में समय वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इन द सर्किट शोन PQ is a uniform metallic wire of length 4 मीटर and resistance 20 ओम। PQ जो सबको वायर दिख रहा है यूनिफॉर्म वायर है, तो मतलब कि जो आपका रेसिस्टेंस होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सिंपल सी कहानी है। तो PQ वायर का लेंथ 4 मीटर है और उसका रेसिस्टेंस 20 ओम है, सबको दिख भी रहा होगा। फुल स्टॉप। बैटरी जो आपको बैटरी दिख रहा है उसका EMF है 10 वोल्ट और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम। ओके। जे जो आपको दिख रहा है, जे इज अ जॉकी और स्लाइड कॉन्टेक्ट जो आपको जे दिख रहा है। ओके। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, मतलब कि आपका जो वायर है कनेक्टिंग वायर उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर जो आपका एमीटर है उसका भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो आपको दिख रहा है सर्किट में रेजिस्टेंस आपको बस वही कंसीडर करना है। ओके। पहला क्वेश्चन, व्हेन द जॉकी जे डज नॉट टच द वायर PQ,
जब जॉकी जो आपका जे है वो वायर पीक्यू को टच नहीं कर रहा होगा, देन व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो पहला सवाल यही था कि हमको फाइंड करना है रीडिंग ऑफ एमीटर व्हेन जॉकी जे डज नॉट टच द वायर पीक्यू। तो देखो, तो जब ये मेरा जॉकी वायर को टच पीक्यू को टच नहीं कर रहा होगा तब मेरा कुछ सर्किट ऐसा बनने वाला है। सब लोग ध्यान से देखो, उस केस में मेरा सर्किट ऐसा बनेगा। ये आपका x जो था 1 ओम का, ये जो आपका y है 4 ओम का, और जो इसका इंटरनल था रेसिस्टेंस 1 ओम का, और ये आपका 10 वोल्ट का, और जो आपका वायर था उसका रेसिस्टेंस 20 ओम। तो आपका सर्किट ऐसा बनेगा, क्योंकि जब ये जॉकी टच ही नहीं कर रहा होगा तो बीच वाला जो सर्किट था जिसमें जेड हमने लगाया था, जेड रेसिस्टेंस, वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो वो मेरे इससे जो सर्किट के उस सर्किट का वो पार्ट ही नहीं बन रहा है, तो बीच वाले को हम लोग हटा देंगे। तो अब बैटरी से जो करंट निकलेगा वही होगा रीडिंग ऑफ द एमीटर। तो बस देख लो, सिंपल सर्किट है। ये 4 ओम और 1 ओम सीरीज में तो 5 ओम, फिर 5 ओम और 20 ओम पैरेलल में तो आएगा 4 ओम, और 4 ओम एंड 1 ओम सीरीज में तो 5 ओम। 5 ओम मतलब ये टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 5 ओम, और बैटरी का ईएमएफ था 10 वोल्ट। तो बैटरी से जो करंट निकलेगा वो आपका होगा 10/5, तो 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर पहले केस में। तो ये आपका हो गया आंसर पहला क्वेश्चन का। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि वेयर शुड द जॉकी जे बी प्रेस्ड ऑन द वायर पी क्यू। इस जॉकी को कहाँ वायर पी क्यू पे प्रेस करें सो दैट द गैल्वेनोमीटर जी शोज नो डिफ्लेक्शन। तो फिर से वही कहानी अपना हो गया भाई, इसमें कोई चाप नहीं है कि इस जॉकी को कहाँ रखें, जॉकी को कहाँ प्लेस करें ताकि नल डिफ्लेक्शन हो, उस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो अब मेरा आ गया क्वेश्चन कहाँ का, अब मेरा क्वेश्चन आ गया है तुम्हारा ये मीटर ब्रिज का। तो हमने मान लिया कि अगर जॉकी का डिस्टेंस इस P से था x, तो आप चाहो तो x ले लो सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। आप चाहो तो उसको ले लो मीटर में। तो यहाँ पे हमको लेंथ दिया है मीटर में, तो चलो हम मान के चलते हैं कि x मीटर में था, तो आप चाहो तो उसको सेंटीमीटर में भी ले सकते हो। तो अगर ये लेंथ आपका आया है x मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 4 - x मीटर। हाँ, लेकिन जब आप लेना सेंटीमीटर में तब आप लेना 400 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ पूरा वायर का। तो हो गया कहानी। चलो तो अब करो यूज कंडीशन 1/x इज इक्वल टू 4/4 - x। तो आपका हो जाएगा 4 - x है, हाँ 4 - x बराबर 4x। यहाँ से आ जाएगा 4 इक्वल टू 5x और x इक्वल टू 4/5 और 0.8 मीटर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो इन सेंटीमीटर, x इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका होगा 80 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। हो गया आंसर। बोलो कुछ दिक्कत किसी को? चलो यहाँ पे मैंने एक नोट्स में पॉइंट लिया है, और ये हम लोग तभी यूज करेंगे जब मेरे को क्वेश्चन में एंड करेक्शन मेंशन किया हो। एंड करेक्शन का मतलब ये होता है कि हमको पता है कि हम लोग जो लेंथ का कर रहे हैं मेजरिंग, उसमें क्या गड़बड़ आया है ऐसा। क्वेश्चन में लेंथ जब तक आपको एंड करेक्शन मेंशन नहीं किया हो तब तक जो हम लोग पहले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करना है। और बोर्ड में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो बिना एंड करेक्शन का ही आएगा। तो जो अभी तक हम क्वेश्चन किए तो तुम्हारा बोर्ड से था, ठीक है। ये एक बार तुम्हारा क्वेश्चन आया था 2011 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें ये एंड करेक्शन दिया हुआ था, तो इसलिए मैं इसको तुमको बता दे रहा हूँ। तो इफ एंड करेक्शन एट एंड ए एंड बी आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, देन फॉर नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। देखो अब तुमको कैसे यूज करना है, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, तुमको फिर से वही करना है कि P लेफ्ट साइड का रेसिस्टेंस और बाई क्या होता है लेफ्ट साइड का लेंथ। इस बार तुमको करना क्या है कि लेफ्ट साइड के लेंथ में जो एंड करेक्शन था बस उसको ऐड कर दो। तो इस बार जो आपका लेंथ लेना है लेफ्ट साइड का वो हम लेंगे AJ एंड प्लस जो इसका था एंड करेक्शन x इज इक्वल टू राइट साइड का रेसिस्टेंस Q डिवाइडेड बाई राइट साइड का लेंथ तो BJ एंड प्लस उसका जो एंड करेक्शन होगा y। तो आप इस पर ऐसे कर सकते हो, बस सिंपल सी जो एंड करेक्शन दिया है उसको ऐड कर दो। देखते हैं क्वेश्चन क्या था जो पूछा था। देखो तो ये था क्वेश्चन, एंड करेक्शन एट एंड ए एंड बी। एंड ए यहाँ पे है आपका और एंड बी यहाँ पे है, आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो हमको लेंथ ऑफ वायर ए बी मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग मान लेंगे कि उसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर।
तो आप अगर इसको मानते हो जे, तो आपका ए जे है 52 सेंटीमीटर, तो आपका जो बी जे आएगा वो आएगा 48 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। अब चलो सॉल्व करते हैं जो हमने जस्ट सीखा अभी, कि अगर मेरे को एंड करेक्शन दिया रहता हम उसको ऐड करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स बाई 52 प्लस वहाँ का था 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका वैल्यू ऑफ नॉन रेजिस्टेंस 10 था, तो 10 बाई 48 एंड प्लस 2। और इसको सॉल्व कर लो तो x बाई 53 इक्वल टू 10 बाई 50 और फिर 1 बाई 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5x इक्वल टू 53, तो x आ जाएगा आपका 10.6 ओम। तो 10.6 ओम इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है।